अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज को आज हम सॉल्व करेंगे। और इसमें कुछ लॉन्ग के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ शॉर्ट के क्वेश्चंस भी हैं। तो हम देखेंगे कि हमने जो है वो किस क्वेश्चन का क्या जवाब लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि किस तरह से जो है मूज़ली लॉ हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्स रेज, कि मूज़ली लॉ और एक्स रे की प्रोडक्शन के दरमियान रिलेशन किस तरह से है, कि एक्स रेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं उन एक्स रेज की प्रोडक्शन ने किस तरह से लॉ मूज़ली ने अपना प्रोवाइड किया था। और उन्होंने सबसे पहले एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट जो है वो पेश किया था। इससे पहले मैंने आपको बताया था ये जो लेक्चर है इसका पूरा एक लेक्चर मौजूद है, वो आप वहाँ भी देख सकते हैं डिटेल में। यहाँ मैं आपको मुख्तसर करके शॉर्ट करके बता देता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जैसे हम यूनिवर्स के अंदर हम इंसान हैं, हम इंसानों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो हर इंसान के मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह से हर एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से बिल्कुल यूनिक है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इंसान एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इंसानों को जो हम पहचानते हैं वो फिंगरप्रिंट से पहचानते हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास मुख्तलिफ एटम्स हैं, तो मुख्तलिफ एटम्स को पहचानने के लिए भी कोई ना कोई एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी जिसके ज़रिए हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यानी अगर हम वो प्रॉपर्टी चेंज कर दें तो आपका जो एलिमेंट हो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी चेंज है। इसकी मिसाल एक तरह और है, जैसे आपका GR नंबर है। हर जो बच्चा होता है क्लास के अंदर उसका अपना एक GR नंबर होता है। GR नंबर जैसे ही चेंज होगा तो बच्चा भी क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है कंप्यूटर लिस्ट के अंदर। तो इसी तरह से इस कॉन्सेप्ट को लेके जो है ये हमारा पूरा मौजूद है। बिल्कुल शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि जो है वो कैथोड रेस को बम्बार्ड करवाया गया डिफरेंट मेटल्स के ऊपर। और जब डिफरेंट मेटल्स के ऊपर बम्बार्ड करवाया गया तो उन मेटल्स में से कुछ रेज जो थी वो निकल रही थी, और उन रेस की स्टडी जो थी वो मूज़ली ने की थी, ठीक है। तो मूज़ली ने क्या स्टडी किया, मूज़ली ने जो है वो स्टडीज एक्स रेज, ठीक है, इमिटेड बाय वेरियस मेटल्स। यानी उन्होंने कैथोड रेस मेटल लिए और मुख्तलिफ मेटल के ऊपर कैथोड रेस को बम्बार्ड करवाया, और हर एटम के अंदर से जो थी वो कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ निकल रही थी, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था फिंगरप्रिंट्स का। इसी तरह से हर एटम के अंदर से अपनी कैरेक्टरिस्टिक वेवलेंथ निकल रही थी। तो इन्होंने क्या किया, वो जो हर एलिमेंट के अंदर से जो रेज़ निकल रही थी उनको स्टडी किया कि उनकी रेंज क्या है, वो किस किस्म की रेज़ हैं। तो ये उन्होंने सबसे पहले स्टडी किया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले उन्होंने जो सबसे ख़ास चीज़ नोट की वो ये नोट की कि ये जो एक्सरेज आपकी इमिट हो रही हैं, इमिटेड एक्सरेज हैं, वेरीज इन रेगुलर फैशन। रेगुलर फैशन में निकलने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आपकी एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे जो आपकी वेवलेंथ इमिट हो रही है वो वेवलेंथ भी एक ख़ास जो है वो पैटर्न के अंदर आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा। जैसे आपने एक एलिमेंट लिया 13 जिसका एटॉमिक नंबर है, फिर 14 वाले का लिया, इस तरह करके आप लेते गए। तो सबसे पहले वाले का आपने लिखा, फर्स्ट करें सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कि 2.0 है, तो अगले वाले का देखा तो वो 0.9 आ रहा था, फिर अगले वाले का देखा तो 1.8 आ रहा था। ये एक रेगुलर पैटर्न के अंदर उनको ये वेवलेंथ जो थी वो डिक्रीज होती हुई नजर आई, यानी एक ख़ास उन्हें जो है वो रेगुलर पैटर्न नज़र आया, ठीक है। और इस रेगुलर पैटर्न को देख के उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले और उन कंक्लूजन्स को भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने तो मूज़ली लॉ दिया। मूज़ली लॉ क्या है? अब मूज़ली लॉ जो आपके पास मूज़ली हैं उन्होंने स्टडी क्योंकि एक्सरेज को किया है, तो जब एक्सरेज को स्टडी किया है तो उनकी वेवलेंथ का जो है उन्होंने एक रिलेशनशिप बताया था, ठीक है। और उस वेवलेंथ को उन्होंने रिलेट करवाया था किसके साथ, एटॉमिक नंबर के साथ। तो उन्होंने बताया कि जो फ्रीक्वेंसी जो भी इमिट हो रही है, अब देखें जो भी वेव आती है उस वेव के लिए दो पैरामीटर्स हैं, एक वेवलेंथ है और एक फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी जो एक्सरेज है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। यानी ये था 13 वाला एटॉमिक नंबर था, इसके प्रोटॉन चेक कर लिए। फर्स्ट करें इसके अंदर जो थे वो 7 प्रोटॉन से, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद उन्होंने देख लिया कि भाई इसका देखा तो इसमें 8 प्रोटॉन थे, फिर इसमें 9 प्रोटॉन थे, फिर 10 प्रोटॉन थे। तो उन्होंने देखा कि ये जो रेस, पहली चीज़ जो उन्होंने नोट की कि वो रेगुलर पैटर्न में आपके पास चेंज हो रही हैं, और रेगुलर पैटर्न के साथ चेंज होने के साथ साथ ये जो फ्रिक्वेंसी है ये आपके पास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ टारगेट एटम। टारगेटेड एटम के अंदर प्रोटॉन्स की तादाद जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और उन्होंने नंबर ऑफ प्रोटॉन को न्यूक्लियस के अंदर किसका नाम दिया, एटॉमिक नंबर का नाम दिया। तो सबसे पहले उन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया कि हर एटम के अंदर एक फंडामेंटल पार्टिकल जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन उनकी आइडेंटिटी है। प्रोटॉन चेंज होंगे तो आइडेंटिटी भी चेंज होगी। इलेक्ट्रॉन अगर चेंज हो जाए तो इलेक्ट्रॉन चेंज होने से एटम चेंज नहीं होता। न्यूट्रॉन चेंज हो जाए भले, लेकिन न्यूट्रॉन चेंज होने की वजह से एटम चेंज नहीं होता। लेकिन अगर प्रोटॉन चेंज हो जाए तो प्रोटॉन चेंज होने की वजह से पूरा का पूरा एटम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उन्होंने बताया कि हर इंसान के अंदर जो फिंगरप्रिंट डिफरेंट थे, इसी तरह से जो एटम्स आपके पास हैं, प्रोटॉन उनकी जो है वो एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और उनको उन्होंने नाम दिया किसका, एटॉमिक नंबर का। मतलब एटॉमिक नंबर से आप मुख्तलिफ एटम्स को पहचान सकते हैं। ठीक है, ये था। अच्छा, अब इसके बाद कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन अब देख लेते हैं इनका क्या था। कंक्लूजन उन्होंने ये निकाला कि भाई ये जो एक्स रेज हैं, एक्स रेज के अंदर से अब जो है वो मुख्तलिफ किस्म की स्पेक्ट्रल सीरीज आपको ऑब्जर्व हुई। मिसाल के तौर पर ये बताया था कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन ये निकला है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया सपोज, ठीक है, अब ये वैकेंसी खाली हुई। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, यानी के का इलेक्ट्रॉन निकला और उस के इलेक्ट्रॉन पर अपर शेल वाला इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसमें से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम कहेंगे कि ये एनर्जी जो है, ये जो आपके पास सीरीज है वो के सीरीज है। अगर इस यहाँ से एल का निकल जाए इलेक्ट्रॉन, जब एल का इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यहाँ पर फिर आपके पास आएगा, तो इसको उन्होंने नाम दिया कि ये हमारे पास एल सीरीज है। ठीक है स्टूडेंट, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कंक्लूजन में कि जो भी रेज निकल रही हैं, जो रेज इमिट हो रही हैं, उनको नाम दिया किसका, के सीरीज का और एल सीरीज का। और जो के सीरीज है वो शॉर्टर वेवलेंथ है और जो एल सीरीज है वो आपके पास क्या है बेटा, लॉन्गर वेवलेंथ है। ठीक है, ये एमसीक्यू उसका सवाल भी हो सकता है। दूसरा कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला? दूसरा कंक्लूजन उन्होंने निकाला कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, तो वैसे वैसे जो आपके पास वेवलेंथ है, वेवलेंथ भी क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, ये उन्होंने ऑब्जर्व किया और उससे ये भी पता लगा क्योंकि वेवलेंथ छोटी होती जा रही है, तो जैसे जैसे वेवलेंथ छोटी होगी तो एनर्जी भी आपकी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, वेवलेंथ डिक्रीज होगी और एनर्जी आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और फिर उन्होंने रिलेशनशिप दिया किसके दरमियान, फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल इन अ एक्स रेज। ठीक है, अब वो क्या था, रिलेशनशिप क्या था फ्रीक्वेंसी और एक्स रेज के दरमियान और एटॉमिक नंबर के दरमियान? उन्होंने बताया कि जो फ्रीक्वेंसी आपकी इमिट हो रही है ना, ये रिलेशन जो है इसका स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर है, और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ये स्केलिंग कांस्टेंट है। अब जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये स्क्वायर ऑफ के साथ जो होगा वो आपको बढ़, जैसे जैसे आपका स्क्वायर एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के रिलेशन से आप बढ़ते जाएंगे, आपकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती जाएगी, आपकी बढ़ती जाएगी। और ये उन्होंने देखा फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द एटॉमिक नंबर। आपके पास आप स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर के साथ बढ़ते रहें, जैसे 13 है, 13 का स्क्वायर कर लें, 13 का स्क्वायर करेंगे तो फ्रीक्वेंसी एक चेंज हो जाएगी। 14 का स्क्वायर करेंगे, अब जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अब उनके दरमियान जो रिलेशन होगा वो बिल्कुल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन का होगा। तो इस तरह ये आपका सवाल था, इसके अंदर ये पूरा आपने इसके अंदर जवाब लिखना है। ठीक है, और शॉर्ट का जो सवाल बन सकता है कि वो ये बन सकता है कि आप मोज़ली लॉ बता दें और मोज़ली लॉ से उसके कंक्लूजन्स बता दें। ठीक है, तो ये आपने इसके अंदर। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि आप ऑर्बिट और ऑर्बिटल के दरमियान डिफरेंस बता दें। ठीक है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल के दरमियान जो डिफरेंस है वो सिंपल सा यही है कि भाई सबसे पहले ये आपका कॉन्सेप्ट है बॉहर थ्योरी का। ठीक है, बॉहर थ्योरी के मुताबिक क्या था कि आपके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्टेन एनर्जी के साथ आपके पास मूव कर रहे हैं। जैसे यानी ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में फिक्स पाथ के अंदर फिक्स एनर्जी के साथ यहाँ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इट इज़ अ डेफिनेट सर्कुलर पाथ। डेफिनेट सर्कुलर पाथ होने का मतलब क्या है कि ये स्पेसिफिक पाथ्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ पर होगा या इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, बीच में कहीं पर भी मौजूद नहीं हो सकता एट अ डेफिनेट डिस्टेंस। और इसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी डेफिनेट है, ख़ास डिस्टेंस है। ठीक है, फिक्स डिस्टेंस है फ्रॉम विच इन इलेक्ट्रॉन मूव, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, जबकि ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको बताया था कि हाइजेनबर्ग ने दिया था।
उन्होंने ही बताया था कि आप कभी भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और मोमेंटम नहीं बता सकते, कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन किसी लम्हे कहाँ मौजूद होगा आप बिल्कुल नहीं बता सकते। तो यहाँ से फिर उन्होंने पास कॉन्सेप्ट आया था ऑर्बिटल का, ठीक है। और ऑर्बिटल का जो कॉन्सेप्ट आया था उन्होंने बताया था कि ये आपकी स्पेस है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, अराउंड द न्यूक्लियस, इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। यानी ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक ख़ास जगह है, स्पेसिफिक जगह है, ठीक है। वो उस जगह के ऊपर आप इलेक्ट्रॉन को पाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी 90% होगी, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है, यानी एग्जैक्ट आप नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, लेकिन आप ये ज़रूर बता सकते हो कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो 90% प्रोबेबिलिटी के साथ कहाँ पाया जाएगा, तो वो आप बता सकते हो। तो ऑर्बिट और ऑर्बिट के अंदर जो बेसिक फ़र्क है वो क्या है, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मखसूस जगह के ऊपर मौजूद है, इसके अंदर आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका क्या है, आपका प्रोबेबल है, यानी आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते। इसके बाद ऑर्बिट शो एग्जैक्ट पोजीशन आपको बता देगा कि पहले ऑर्बिट में, दूसरे ऑर्बिट में, तीसरे ऑर्बिट में, चौथे ऑर्बिट में, लेकिन ऑर्बिटल कभी भी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकता क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी है। यानी इलेक्ट्रॉन जब एस ऑर्बिटल के अंदर मूव कर रहा है तो एस ऑर्बिटल में कभी यहाँ है, 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 ये यहाँ है, इस तरह करके, और इलेक्ट्रॉन कुछ यहाँ पर भी है। तो वो रीजन, ये रीजन वो है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाया गया, यानी 3 डायमेंशन के अंदर वो ये मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जैसे बी मूव करती है अपने छत्ते के इर्द गिर्द, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है। तो ये आपके पास क्या है, ये एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताता, ठीक है। अच्छा, ऑर्बिट गिव एन आइडिया ऑफ प्लेन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी आपके पास जब मूव कर रहा है तो प्लेन पोजीशन में, यानी 2 डायमेंशन के अंदर मौजूद है। जबकि ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल आपके पास 3 डायमेंशन है, यानी इलेक्ट्रॉन ये ऐसे भी मूव कर रहा है, यूं भी मूव कर रहा है, फिर ये यूं भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको 3 डायमेंशन नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इस तरह, यूं यूं यूं, इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे आपको ऑर्बिट के अंदर, स्फीयर के अंदर मूव होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन मालूम करने का 2n² है, और इसके ज़रिए पता कर सकते हैं आपके ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट के एलिमेंट से करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट जो करते हैं हम किससे करते हैं, sp-dnf से करते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल के दरमियान। अब स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड वेवलेंथ। अच्छा, प्लैंक क्वांटम के मुताबिक हमने पढ़ा था E = h म्यू, ये म्यू पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी था, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी आपको पता है, फ्रीक्वेंसी जो खुद बराबर होती है c/λ के बराबर होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें E इज का जो रिलेशन आ रहा है वो किसका आ रहा है, इनवर्स का आ रहा है, मतलब एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी एनर्जी उतनी ही कम होगी। अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान देख लें, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होती है, फ्रीक्वेंसी = c/λ, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता है कि भाई कोई ये मिसाल के तौर वेव है, ये वेव ऐसे मूव कर रही है, तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, बराबर होता है वेलोसिटी = डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये तो क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं तो यहाँ हम c लेंगे, और डिस्टेंस लैम्डा का आएगा, t आएगा, और ये जो 1/t है, ये 1/t है, इसको हम कह देंगे ये बराबर होगा किसके, फ्रीक्वेंसी के, और फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा किसके, c/λ के। तो इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ठीक है। मतलब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, इसमें आपके पास एक वेव, ये 2 वेव पास हो रही है, ठीक है। और इसी में आप देखें, ठीक है। अब वेवलेंथ जितनी बड़ी है फ्रीक्वेंसी उतनी कम है, वेवलेंथ जितनी छोटी है फ्रीक्वेंसी क्या है उतनी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर आपके पास वेवलेंथ बड़ी होगी तो फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है। ये एक क्वेश्चन था। अब स्टूडेंट इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लें। इसके अंदर कहा जा रहा है
कि ये दोनों के दोनों जो है वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मतलब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम पॉजिटिव। वैसे हम देखें हीलियम अगर सिर्फ हीलियम है तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से यहाँ हीलियम के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव 1 आ जाता है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि दोनों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में दोनों में सेम है, लेकिन हीलियम का साइज़ स्मॉलर होता है और हाइड्रोजन का साइज़ क्या होता है, बिगर होता है। तो इसका रीज़न ये है कि आपके पास हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन तो हैं, दे कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, लेकिन जो हीलियम का न्यूक्लियस है, हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन है, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये इस इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। जबकि ये जो है इसके बाद एक ही प्रोटॉन है तो ये हल्का सा लाइटली अट्रैक्ट कर रहा है। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो हीलियम अट्रैक्ट इट्स इलेक्ट्रॉन पावरफुली एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एटम। जब वो पावरफुली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है उसका साइज़ क्या हो जाना है, छोटा हो जाना है। तो ये इसका रीज़न है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि जो आपका 4s ऑर्बिटल है उसकी जो एनर्जी है वो कम है और 3d की एनर्जी ज़्यादा है। वैसे अगर आप देखें तो आप कहेंगे कि भाई 3 का मतलब पहले शेल है और 4 का मतलब क्या है, उससे ऊपर वाला शेल है। लेकिन एनर्जी ऑर्डर में आपके पास क्या होता है, 4s जो होता है वो थोड़ा नीचे होता है और 3d जो होता है वो थोड़ा सा ऊपर होता है। तो इसका रीज़न पूछा जा रहा है कि आप ये बताइए कि वैसे तो दिखने में आपको 4 जो होगा वो ऊपर नज़र आना चाहिए, हायर एनर्जी नज़र आना चाहिए, लेकिन 3d जो है वो आपको हायर नज़र आता है। इसका जवाब क्या है? इसके लिए मैंने आपको n+l रूल पढ़ाया था, ठीक है। n+l रूल क्या था? n+l रूल ये कहता है कि किसी भी शेल के अंदर अगर n+l की वैल्यू लोअर है तो फिर क्या होगा, आपके पास एनर्जी भी क्या होगी, आपके पास लोअर होगी। ये इसका था। इसको अब उसमें इसकी n+l रूल की डेफिनेशन लिख दीजिएगा तो ये आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर 4s है, 4s में देखें इसके अंदर n की वैल्यू 4 है और आपको पता है जब भी s हो तो s में l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ n+l आपका क्या बन गया, 4 बन गया, ठीक है। इसके बाद आप 3d को देख लें, यहाँ n की वैल्यू 3 है और यहाँ d की वैल्यू आपके पास क्या है, 1 है। 2 है। तो ये आ गया n+l, आपके पास क्या आ जाएगा, 3 + 2 5 आ जाएगा। तो अब देखें इसकी n+l की वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी एनर्जी कम है और इसकी n+l की वैल्यू ज़्यादा है और इसके लिए वाइस वर्सा। अगर ज़्यादा होगी तो फिर वो एनर्जी भी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये अकॉर्डिंग टू n+ रूल है और आपसे इसका एनर्जी लेवल भी आपसे क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अब स्टूडेंट इसमें देखें जो पहला वाला क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में आप देख लें। अब आप शॉर्ट क्वेश्चन में आपको नज़र आ रहा है पेज नंबर 44 के ऊपर कि पहला वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका सॉल्व हुआ है कि हाउ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी कैलकुलेटेड, ये मैंने आपको बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद 4 वाला ऑर्बिटल के दरमियान डिफरेंस बता दिया है और इसके बाद मैंने आपको 6 वाला आप खुद कर लीजिएगा, इसका जवाब बिल्कुल सिंपल सा है, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। 7 वाला मैंने आपको करवा दिया, 8 वाला मैंने आपको करवा दिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको करवा चुका हूँ क्लास में बहुत डिटेल के साथ, सबकी लिखवा दी थी। व्हाट इज़ n+l रूल, n+l रूल क्या होता है।